सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था आज एथिक्स के रिगार्डिंग कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन प्रेजेंट टाइम्स एंड हाउ कैन दिस डिफ़िकल्टीज बी ओवरकम। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 की मुख्य परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था। यदि आपके पास ये प्रश्न नहीं है तो डिस्क्रिप्शन, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंतर्गत जाके आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। तो देखिए, उस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इस सब टॉपिक को समझेंगे ताकि फ्रेशर्स को भी ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ सकें, एथिक्स को किस तरीके से अप्रोच करना है और कैसे उस आंसर को लिखना है। तो चलिए इस सब टॉपिक को देखते हैं। ये आपके जो यूनिट 1 है एथिक्स सिलेबस को यदि आप देखेंगे, यूनिट 1 जो है आपका, उसके अंतर्गत ये सब टॉपिक आता है कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी कि मानवीय कार्यों में नैतिकता का प्रभाव। देखिए, जब हमने कल एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन किया था तो उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन, यानी कि जो मानवीय कार्य होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जिसके द्वारा नैतिकता आती है। तो आज समझने की कोशिश करते हैं कि जब मानवीय कार्यों में नैतिकता आ चुकी है तो उसके प्रभाव क्या होंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं आज का। देखिए, जब मानवीय कार्यों के अंतर्गत नैतिकता होती है तो उसके प्रभाव कई लोगों पर पड़ते हैं। जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है वो उस मानव या उस व्यक्ति पर पड़ता है जो कि नैतिकता या एथिक्स का पालन कर रहा है। दूसरा फैमिली, तीसरा सोसाइटी और चौथा नेशन। आप इस तरीके के सब डायमेंशंस में डिवाइड कर सकते हैं। यदि यूपीएससी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ अ पर्सन फॉलोज एथिक्स इन हिज डेली लाइफ, या ऐसे प्रभावों को बताइए जब मानव अपने दैनिक कार्यों में नैतिकता का पालन करता है, तो आप अपने उत्तर को इस प्रकार के डायमेंशंस में बांट सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल जब भी आप चीज़ें लिखें तो अपने पर्सनल एग्जाम्पल को लेकर आइए ताकि उत्तर बहुत प्रभावी बन सके। कोशिश कीजिए कि एथिक्स के पेपर के अंतर्गत आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन में अपने निजी एग्जाम्पल्स जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जामिनर पर आप ठीक ठाक तरीके से प्रभाव बना सकें। तो जो इंडिविजुअल लेवल पर, यदि मैं अपने उदाहरण की बात करूं, निजी जीवन के उदाहरण की बात करूं, तो देखिए, मैं महाराष्ट्र से संबंध रखता हूं और महाराष्ट्र में, जैसे आपको भी पता होगा, कि सूखा काफ़ी पड़ता है। तो वहाँ पर कृषकों को काफ़ी, जो किसान हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं जब भी किसी भी तरीके से यदि जल, जो वाटर होता है, यदि उसे सेव करता हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, अंदर से एक बेहतर एहसास होता है। ऐसा लगता है कि कोई नैतिक मूल्यों का पालन किया गया है। जो सिंपैथी या कंपैशन जो दर्शाना चाहिए किसानों के प्रति, एक प्रत्येक नागरिक का, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं, और किसान समाज के कमज़ोर वर्गों में ही शामिल होते हैं, उनके प्रति ठीक ठाक तरीके के मूल्यों को दर्शाए, नैतिक मूल्यों को दर्शाए। तो जब मैं पानी को बचाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई किसान उससे या उसे उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल लेवल पर ये चीज़ आप दर्शा सकते हैं। हो सकता है आप भी कोई ना कोई किसी प्रकार का नैतिक कार्य करते हो, उसे सोचिए और उसे एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। दूसरा है फैमिली। देखिए, जब आप नैतिक कार्य करते हैं तो परिवार पर भी नैतिक मूल्यों का असर होना प्रभावी ही है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार के उदाहरण को देख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन, देखिए, जब परिवार के सदस्य नैतिक मूल्यों का पालन करेंगे तो जो परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, जो भावी पीढ़ी होती है, उनमें भी उन नैतिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है और उन्हें लगता है कि उन्हें भी उस प्रकार के मूल्य या वर्च्यूज़ पर चलना चाहिए। तो अब्राहम लिंकन जी की यदि आप बात करेंगे तो आपको भी पता होगा कि लिंकन जी ने जिस प्रकार की ईमानदारी का मूल्य सीखा वो उन्होंने अपने पिताजी से ही सीखा था, चाहे ईमानदारी हो चाहे हार्ड वर्किंग हो। तो अब्राहम लिंकन को इसका मूल्य उनके पिता से मिला था। उनके पिता कोई बहुत बड़े आदमी नहीं थे या कोई बहुत बड़े पद पर नहीं थे, सामान्य से किसान या कह सकते हैं सामान्य मजदूर ही थे। और अब्राहम लिंकन जी ने यही दो मूल्य, ईमानदारी और हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम या कठोर परिश्रम जीवन में उन्हीं से सीखा था, अपने पिता से सीखा था। इस प्रकार के उदाहरण आप दर्शा सकते हैं। फिर यदि आप
नैतिक होंगे तो समाज भी नैतिक बनने की दिशा में अग्रसर होगा। यहाँ पर जो मुझे उदाहरण मिला था वो डॉक्टर भारत वाधवानी का है। हो सकता है फ्रेशर्स जो है वो इनसे परिचित नहीं होंगे। देखिए डॉक्टर भारत वाधवानी जो हैं उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। रमन मैग्सेसे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। ये मुंबई में डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, और उन व्यक्तियों की मुफ्त में इलाज करते हैं जो कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या मानसिक रोगों से पीड़ित हैं तथा जो काफ़ी गरीब हैं और मुंबई में फुटपाथ पर रहते हैं, उनका मुफ्त इलाज करते हैं डॉक्टर भरत वाधवानी। तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर भरत वाधवानी माफ़ कीजिएगा भरत वाधवानी किस तरीके से समानुभूति और सहानुभूति जैसे मूल्यों को दर्शाते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर समाज के अंतर्गत। तो समाज को उनसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है। जो समाज के अन्य लोग हैं वह भी उनसे सीखते हैं कि हमें भी समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति ठीक तरीके से कार्य करने चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। इसी तरीके से जो राष्ट्र है, जब एक व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करता है, समाज में नैतिक मूल्य अग्रसर होते हैं, तो जो राष्ट्र है वो भी आगे बढ़ता है। इसका उदाहरण आप जापान से समझ सकते हैं। देखिए जापान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके पश्चात काफ़ी टूट गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत जापान की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी और कई देशों ने यह समझना शुरू कर दिया था कि जापान अब आगे उठेगा नहीं, खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन जापान राष्ट्र के जो लोग हैं, जापान नेशन के जो लोग हैं, उन्होंने ये प्रण लिया था कि वे कुछ भी करके बहुत तीव्रता से आगे बढ़ेंगे और उन्होंने काफ़ी सारे नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। उसमें से एक था इंटीग्रिटी, इसी तरीके से था परसीवरेंस और नेशन सर्विस यानी राष्ट्र सेवा, सत्यनिष्ठा। परसीवरेंस को आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। लगातार जो परिश्रम करते रहते हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, परसीवरेंस का मतलब वो होता है, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो जापान के लोगों ने इन नैतिक मूल्यों का पालन किया और 4 दशक के अंतर्गत जापान वापस डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेस में खड़ा हो गया। तो ये आप दिखा सकते हैं किस प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं यदि लोग या व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करता है। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये सब टॉपिक अब पूरा हो गया है। तो जो आज का क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, नहीं तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग इट इन प्रेजेंट टाइम्स एंड हाउ कैन दीज डिफिकल्टीज बी ओवरकम। यानी कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से आप क्या समझते हैं। देखिए इस उत्तर को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप सीधा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी या सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं, ईमानदारी से क्या समझते हैं। एक तरीका वो होता है कि आप सीधा सीधा बताइए ईमानदारी का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप बताइए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। एक तरीका वो हुआ, 2 लाइन में समझा दीजिए अपनी भाषा में, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय। आप ये मत बताने लग जाइएगा कि गांधी जी के अनुसार प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, चाणक्य के अनुसार प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है। वो उनका मतलब नहीं जानना चाह रहा, वो चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो वो बताइएगा कि आप क्या समझते हैं प्रोबेबिलिटी के अनुसार या सत्यनिष्ठा से। एक तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये है कि किसी स्टेटमेंट से शुरुआत कीजिए। चाणक्य ने शायद कुछ बोला होगा या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया होगा प्रोबेबिलिटी से संबंधित, उससे शुरुआत कीजिए। सेकेंड पैराग्राफ में बताइए प्रोबेबिलिटी से आप क्या समझते हैं, फिर डेफिनेशन दीजिए प्रोबेबिलिटी की सेकेंड पैराग्राफ में। एक ये तरीका हो सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस प्रश्न में आप इस तरीके के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रश्नों को आपको हल करना है, 3 सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंतर्गत ही। तो 10 मार्क के लिए यदि आप सीधा सीधा ही जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जगह भी बचानी है आपको। जो सेकेंड पार्ट है उसका वो ज़्यादा बड़ा है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन प्रैक्टिसिंग प्रोबेबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम्स, यानी कि ईमानदारी को वर्तमान समय में इसके अनुसार चलने में क्या कठिनाई है। तो देखिए डिफ़िकल्टीज़ का जो एस्पेक्ट है वो आपको ज़्यादा बड़ा करके लिखना पड़ेगा। अब दर्शाइए डिफ़िकल्टीज़ किन किन स्तरों पर आती है। तो देखिए डिफ़िकल्टीज़ के लिए आप सीधा सीधा GS के आंसर मत लिखने लग जाइएगा जो GS2 का आंसर होता है, क्योंकि GS2 के अंतर्गत भी टॉपिक आता है। आप ये बताने लग गए कि जो मिनिस्टर हैं वो ठीक से फॉलो नहीं करते हैं, वो ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, वो भी लिखने वाली बात है, लेकिन सीधा उसे मत लिखने लग जाइएगा। या ये बताने लगे कि लॉ जो है, कानून है, उसका पालन नहीं होता है, वो GS2 का आंसर हो जाएगा। आपको GS2 के आंसर की तरह नहीं लिखना, आपको इसे GS4 का आंसर बनाना है। तो GS4 का आंसर हमेशा इंडिविजुअल लेवल पर सोचा जाता है,
ये याद रखिएगा, व्यक्तिगत लेवल से शुरू करना पड़ेगा आपको, इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि ये एथिक्स है। तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल का एस्पेक्ट लेकर आइए कि व्यक्ति क्यों नहीं पालन करना चाहता है नैतिक मूल्यों का। इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि व्यक्तिगत जो तत्व होते हैं या इंडिविजुअल लेवल पर जो कंसायंस होता है यानी अंतरात्मा होती है, वही कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। तो जो कंसायंस होता है उसे लेकर आइए यहाँ पर। जब आप कंसायंस को लेकर आएंगे तो ये एथिक्स से जुड़ने लगेगा आपका आंसर। आप बताइए कि कंसायंस जब स्ट्रांग नहीं होता है, कंसायंस जब वीक होता है, जब नैतिक मूल्य ही कंसायंस के अंतर्गत नहीं होते, तो व्यक्ति को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ईमानदारी का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसे बस सेल्फ इंटरेस्ट दिखता है, सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने में ही उसका बल होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताइए इंडिविजुअल लेवल पर। फिर सीनियर लेवल पर आइए। आप यहाँ पर बताइए कि वरिष्ठ जो लोग रहते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वही कई प्रकार से कितना दबाव बनाते हैं किसी एक व्यक्ति पर, जिसके चलते इंडिविजुअल या व्यक्ति सत्यनिष्ठा का पालन नहीं कर पाता। यहाँ पर आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यदि आपने पिछले वीडियोस देखा होगा तो ई श्रीधरन जी का उदाहरण दे दीजिए। एक उदाहरण ये दे सकते हैं, या एक सत्येंद्र दुबे जी भी थे, आप उनका उदाहरण दे सकते हैं। क्योंकि जब ये जो सत्येंद्र दुबे जी हैं, जब इन्होंने, ये सरकारी अधिकारी थे, और जब इन्होंने पालन करना शुरू किया सत्यनिष्ठा का, इंटीग्रिटी का, तो इनकी हत्या कर दी गई। तो आप ये दर्शा सकते हैं कितनी डिफ़िकल्टीज आती है किसी एक व्यक्ति को ईमानदारी या सत्यनिष्ठा का पालन करने में। फिर आप बताइए कि केवल वरिष्ठ नहीं, कनिष्ठ भी कई बार करप्ट होते हैं। तो ऐसे में जो इंडिविजुअल होता है वो ईमानदारी का पालन नहीं कर पाता। यहाँ पर ये बताइए आप, कनिष्ठ, केवल वरिष्ठ ही नहीं, कनिष्ठ भी कई बार पूरी तरीके से भ्रष्ट होते हैं। उसी तरीके से बताइए कि जो समाज है उसने वर्तमान समय में इसे न्यू नॉर्मल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है, करप्शन को। और ऐसे व्यक्तियों को जो ईमानदारी का पालन करते हैं, समाज उन्हें पॉजिटिव निगाहों से या सकारात्मक निगाहों से नहीं देखता। समाज ऐसा समझता है कि वो व्यक्ति कमज़ोर है या नकारात्मक है, तभी वो भ्रष्टाचार नहीं कर रहा। आज के ज़माने में ईमानदारी की क्या वैल्यू है, समाज ऐसे समझने लग गया है। उसने भ्रष्टाचार को अपना लिया है या न्यू नॉर्मल मान लिया। इस कारण से भी व्यक्ति जो है वो सत्यनिष्ठा का पालन नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से आपको समझाना पड़ेगा। ये समझाने के पश्चात जो तीसरा एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का कि हाउ कैन दिस डिफ़िकल्टीज बी ओवरकम, तो अब आपको वो बताना पड़ेगा। सबसे पहले आप इंडिविजुअल लेवल पर बताइए कि एक व्यक्ति स्वयं में क्या कर सकता है। तो आपको ये दर्शाना पड़ेगा कि व्यक्ति को अपना कंसायंस जो है, अंतरात्मा, उसे स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। कंसायंस को हमेशा नैतिक मूल्यों पर चलाना पड़ेगा। जो नैतिक मूल्य, एथिकल वैल्यूज़ है, उन पर चलाना पड़ेगा, या जो संवैधानिक नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, उस पर चलाना पड़ेगा। ये बताइए यहाँ पर। देन आप ये भी बताइए कि संस्थाएं किस तरीके से कदम उठा रही हैं, ये संस्थाओं को कैसे कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर आप उदाहरण बता सकते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी कैसे GS4 का पेपर लेती है, ताकि जो भावी प्रशासक हैं उनमें नैतिकता का मूल्य होना चाहिए। इसी तरीके से लबासना भी एक संस्था है। वहाँ पर जब प्रशासक सिलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें भी एथिक्स में ट्रेनिंग दी जाती है, और मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है MCT, जहाँ पर वैसे प्रशासक जिन्होंने किसी ज़िले में 10 या 15 साल बिता दिए हैं, उन्हें बुलाया जाता है वापस ट्रेनिंग के अंतर्गत, और उन्हें फिर से एथिक्स के अंतर्गत ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप ये दर्शा सकते हैं। ऑफिशियल तरीके पर आप दर्शाइए कि सिटीज़न चार्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ERTI के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। सिटीज़न चार्टर हो गया, ERTI हो गया। इसी तरीके से सरकार जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होता है उसके लिए CP ग्राम्स लेकर आ रही है, यानी लोगों की शिकायतों का निपटान होना चाहिए, CP ग्राम्स उसके लिए है। इसी तरीके से सोशल ऑडिटिंग भी एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बनाए रखने की कोशिश की जाती है। तो आप ये उदाहरण दीजिए, और यहाँ पर ये लिखते हुए उदाहरण देना है। सोशल ऑडिटिंग जैसे कि मेघालय में है, मेघालय में एक कानून है। उसी तरीके से ERTI के लिए आप पुणे म्यूनिसिपैलिटी का उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देते हुए प्रस्तुत करना है, और साथ ही साथ उन्हें लिंक करना है नैतिक मूल्यों से। जैसे यदि मेघालय में सोशल ऑडिटिंग हो रही है तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पारदर्शिता आ रही है, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, आपको ये लिखना पड़ेगा, नैतिक मूल्य बताने पड़ेंगे और उसे हाईलाइट करना पड़ेगा। हाईलाइट कीजिएगा यहाँ पर नैतिक मूल्यों को।
वैसे ही अगर ERTI है तो सत्यनिष्ठा लागू हो रही है। जैसे सत्यनिष्ठा पे तो क्वेश्चन है तो आप ईमानदारी ऑनेस्टी लिखिए और उसे हाईलाइट कीजिए उस वैल्यू को। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज हाईलाइट करनी पड़ेगी आंसर में लिखते हुए। उसके पश्चात आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा और जो निष्कर्ष आप देंगे, आप 2 लाइन में निष्कर्ष बताइए कि यदि इस प्रकार से सत्यनिष्ठा किसी भी देश में लागू होगी, किसी भी समाज में लागू होगी, तो जो बेंथम का मूल्य था मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल, यानी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, वह लागू होगा। तो यहाँ पर जब आप बेंथम का यूज़ करेंगे तो आपने एक एथिकल थ्योरी जिसे बोला जाता है आंसर में आनी चाहिए, वो भी इस्तेमाल कर दी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।